all invite Dr. Subhash Chandra. सर, ऐसा कहा जाता है कि एट्रिशन रेशियो अगर 3-4% से कम हो तो इट्स अ बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कंपनी। आपका 5% एट्रिशन कम से कम होना ही चाहिए। मीडियोक्रिटी, कॉम्प्लिसेंसी, ये सब सेट इन होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सर, आज हर एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक सबसे बड़ा चैलेंज है रिटेनिंग देयर की एम्प्लॉइज। भारतवर्ष की समस्या क्या है सबसे बड़ी? हम लोग अपना प्राइड खो चुके हैं, और यही बात लागू होती है आपके एम्प्लॉइज के ऊपर। अच्छे की एम्प्लॉइज विल स्टे विद यू इफ दे हैव प्राइड इन द ब्रांड, इन द कंपनी दे वर्क फॉर। मेरा ये सवाल है कि अगर मेरे बिजनेस में कोई इन्वेस्टर मुझे इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो एज ए इन्वेस्टर वो एंटरप्रेन्योर में क्या देखता है? जो फंड लगाने वाला है, आप कितने कन्विंस्ड हो उस आइडिया के बारे में, आपको कितना भरोसा है उस आइडिया के बारे में, और उसके बाद वो देखता है कि आपको अपने ऊपर उसको एग्जीक्यूट करने का कितना भरोसा है। Naturally, I am nervous today evening. I've been talking, interacting with the youth, but today I know I'm faced with all of you successful people, entrepreneurs, the faculties who are teaching management, and so on and so forth. I've been given two subjects. One is that how do you avoid the politicking in the organization? How do you keep the human resource together? How do you keep them work towards the same objective, or keep in the line with the vision of the organization? And the second subject is that after having achieved success, how do you grow further? So these are the two subjects, yes. Rajeev? Yeah. So, I mean, if we combine these two, I think it's pretty much that how do you run your business successfully? Because in running any business, unless you have the right human resource, ठीक लोग जब तक काम करने के लिए आपके पास नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है, आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 1967 में 1967 में मैं दाल मिल प्रोसेसिंग यूनिट चलाता था। कोई एम्प्लॉय नहीं था एक्सेप्ट जो मिल के अंदर वर्कर्स हैं, मिस्त्री है, फोरमैन है। मेरे दो छोटे भाई स्कूल से आते थे, मेरी मदद करते थे। मैं भी अकाउंटेंट भी था, परचेजर भी था, सेलर भी था। वहाँ से जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़े, हिसार एक जगह हरियाणा में जहाँ शुरू किया था, दिल्ली आया मैं 1970 में। वहाँ पे आके पहले एक एम्प्लॉय साथ में, मुनीमजीत साथ लगे। जबकि बचपन में हमने फैमिली बिजनेस में देखा था, 20 मुनीम 20 एम्प्लॉय थे, लेकिन क्योंकि बिजनेस डाउनटर्न देखा, हमने जब शुरू किया जीरो था। तो 70 में पहला एम्प्लॉय हायर किया, दूसरा एम्प्लॉय हायर किया। बड़ा इंटरेस्टिंग एक हादसा हुआ, हादसा कहिए, इवेंट, इंसिडेंस कहिए। हमने ऑलरेडी अदर देन फूड ग्रेन, हमने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए एक पॉलिथीन कवर बनाने शुरू किए थे। फूड ग्रेन को ओपन में स्टोर करके उसको ऊपर ढक दें तो बारिश वगैरह में भी अनाज सेफ रहेगा। ऐसे वो उसको बोलते थे हम कैप कवर्स। अच्छा बिजनेस था। तो फर्स्ट टेंडर हमने कंप्लीट कर लिया था, दूसरे टेंडर की तैयारी थी।
जैसे परसों बिडिंग होना है तो सील्ड एनवलप में बिड जाना है। अब ये दूसरे एम्प्लॉई साहब जो हमारे ज्वाइन किए थे, उन्होंने अपने किसी और बिजनेसमैन के साथ एक सौदा कर लिया और ये कहा कि सुभाष जी, 2 बिडर हैं, 2 में से एक सुभाष जी हैं, तो मैं आपको पहले बता दूंगा कि रेट क्या जाना है, क्योंकि टाइपिंग तो मुझे ही करना है, सब कुछ मुझे करना है और हम लोग पार्टनर रहेंगे। वो दोनों हमारे एम्प्लॉय उनके साथ मिल लिए। तो 2 दिन पहले से ही वो शाम को मुझे कहने लगे कि जी टेंडर डॉक्यूमेंट भर दें। मैं कहा यार परसों देना है, इतनी जल्दी क्या है। बट वो बार बार इंसिस्ट करते रहे। मैंने कहा चलो कल सुबह करेंगे। अगले दिन भी जब उन्होंने काफ़ी कुछ कहा तो कहीं पे मुझे सिक्स सेंस जो थी, वो जिसने मुझे हमेशा मदद की है, वो आई, यार कुछ गड़बड़ है, ये आदमी इतना इंसिस्ट क्यों कर रहा है इस बात को। तो खैर जैसे वो सिक्स सेंस काम की, मैंने उसको रेट भरवा दिया। मान लीजिए रेट मुझे भरना था 1500 रुपये, तो मैंने उसको 1700 भरवा दिया और टेंडर वो चला गया 2 घंटे पहले, जिस दिन टेंडर सील होना था। साइड से मैंने दूसरे एक ड्राइवर को भेजा रियल रेट करके, एक अमेंडेड, जब तक टेंडर का बक्सा सील नहीं हो जाता तब तक आप उसमें कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं टाइम से पहले। वो उनकी जानकारी के बिना दूसरा बिल डलवा दिया। तो जब खुला तो निकल के ये समझ में आ गया सब कि भाई ये वाकई मिली भगत थी, क्योंकि एक नई पार्टी आ गई, उसने जिस ढंग से व्यवहार किया, जिस ढंग से उन लोगों का वातावरण रहा, तो ये एक्सपीरियंस कि आपका एम्प्लॉय भी अपना एम्बिशन रखता है और उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देने में या उसको आपके लफ्ज़ों में चीट करने में और उनके अपने शब्दों में कि मुझे भी अपना एम्बिशन पूरा करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। वो देखते हैं कि बिजनेसमैन आजकल क्या, शुरू से ही बिजनेसमैन भी चोरी चपारी झूठ सब करते तो रहे हैं। मैं भी करता हूं तो क्या फर्क पड़ता है, एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया। तो उसको कैसे रखना, कई बार हम लोग समझते हैं कि अच्छी तनख्वाह दो, अच्छा टेक केयर करो तो शायद ईमानदारी आपके पास रहेगी। कई बार सब कुछ पे करने के बाद भी, अच्छा देने के बाद भी ऐसी शायद चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसको कैसे टैकल किया जाए, ये एक प्रश्न है। आई डोंट नो आप लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, कोई आप में से कोई अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे इस विषय में तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। मैंने 1981 में ट्रेनी सेल्स इंजीनियर का जॉब लिया और छोटी कंपनी थी, तो फर्स्ट डे से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लगे वो लोग। इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग दे से गो हियर गो देयर निगोशिएशन। तो काफ़ी जगह पे सिमिलर निगोशिएशन में दूसरे लोग भी आते थे। तो वी वर इन इंडस्ट्रियल वॉल्स बिजनेस, एक्सन्स मैकेनिकल एंटरप्राइज ये कंपनी थी। तो एक आदमी था जिसका खुद का वॉल का बिजनेस था और ओनर था। तो 6 महीने के बाद में उसने मुझे खाने के लिए बुलाया, तो मैं गया। तो उसने मुझे बोला कि जितनी इंक्वायरी आपके पास कंपनी में आती है उसकी एक कॉपी मुझे आप दिया करो, बाकी आप मुझे प्राइस भी कुछ बताना मत, तो मैं भी कोटेशन दूंगा। तो आइदर आई विल गिव यू सम शेयर और 50 रुपीज़ पर इंक्वायरी आप ले लो। तो मैं सोचने लगा, ऐसा कोई तजुर्बा नहीं था कि क्या ईमानदारी है, क्या किसको बेईमानी बोलते वो भी मालूम नहीं था। और मैंने उसको बोला कि ठीक है हम लोग वापस मिलते हैं, मैं सोच के बताता हूँ। फिर मैं सोचा और फिर उसको वापस मिला।
तो उसको मैंने बोला कि समझो मैं हाँ बोलता हूँ और मेरी कंपनी में मालूम पड़ जाता है तो मुझे निकाल देंगे और तुम भी नहीं तो रखेंगे। आपको समझ आ गया कि ये बेईमानी है। हाँ और मैंने उसको नहीं, उसके आगे मैंने उसको बोला कि और तुम भी नहीं रखेंगे क्योंकि मैं, तुमको मालूम है मैं तुम्हारी भी इंक्वायरी किसी को दे दूंगा। तो मैं बोला मैं तो दोनों तरफ से रास्ते पे आ जाऊंगा। तो मैं बोला मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है, कुछ भी है। देखिए, मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, तजुर्बा आया, 95% से 98-99% तक लोग बाय नेचर ईमानदार होते हैं। वो जानते हैं कि क्या गलत क्या सही। और भारतवर्ष की एक परंपरा रही, एक बड़ा जो हम लोगों को बचपन से सीखने को मिला, उसका बड़ा भाग रहता है। लेकिन एज ए एम्प्लॉयर हम लोग बहुत गलतियां करते हैं। और सही और ईमानदार आदमी को भी अगर हम सिस्टम प्रोसेसेस के जरिए कुछ हिसाब किताब के सिस्टम के बिना अगर हम रखते हैं तो अच्छे से अच्छा बेईमान आदमी भी, ईमानदार आदमी भी बेईमान बन सकता है और बन जाता है। मेरे साथ लाइफ में बड़े तजुर्बे आए ऐसे जिसमें हमको अल्टीमेटली लगा कि हमने उस ईमानदार आदमी को बेईमान बना दिया। वरना बाय एंड लार्ज आपको लोग ठीक मिलते हैं, काम भी अच्छा करना चाहते हैं, वो लोग मोटिवेट भी होना चाहते हैं। अब आपका अपना एक, जो मैंने आपको पहले उदाहरण दिया, दैट वाज एन एक्सेप्शनल केस। वो व्यक्ति आया और उसने मेरे एक ही मेरा जो एम्प्लॉई, लॉयल एम्प्लॉई था, उसको भी बेईमान कर दिया, क्योंकि वो कुछ बैकग्राउंड ऐसी थी। वो आया ही फ्रॉम जेल सुपरिटेंडेंट्स ऑफिस तो वो लगा कि हमने वो गलती कर ली थी। लेकिन बाय एंड लार्ज लोग, और कोई ये भी नहीं है कि भाई आप ज़्यादा पैसे देंगे तो लॉयल्टी और ईमानदारी खरीदी जा सकती। मोटिवेट करने की आवश्यकता है, उनको इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है, उनको आप रेगुलर फीडबैक देना, उनका फीडबैक लेना, उनके कुछ सुझाव लेना, उनकी बातों पर ध्यान रखना, ये सब चीज़ें हैं। और एक्सपीरियंसेस तो इसी तरह के हैं कि जिसमें कि अगर आप ईमानदारी से एज ए टॉप मैन अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉय बाय एंड लार्ज उसी रास्ते पे चलेंगे। वो देखेंगे आप बेईमानी कर रहे हैं, आप अपने, चाहे सरकार के साथ कर रहे हो, चाहे अपने कस्टमर के साथ कर रहे हो, चाहे किसी सप्लायर के साथ गलत कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, तो वो आपको सामने दिखने को मिलेगा। हमने अभी पिछले दिनों 5 साल पहले हमने कहा कि हम कंपटीशन से कोई व्यक्ति लेंगे नहीं, अपने कंपटीटर से हम कोई आदमी नहीं लेंगे। हमने ये नहीं कहा कि हमारे एम्प्लॉयज़ को कि आप कंपटीशन में नहीं जाओगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये लोग कंपटीशन से नहीं लेते हैं, उसके बाद ये एक्सपीरियंस आया कि हमारे यहाँ से छोड़ के कंपटीशन में जो जाने वालों की परसेंटेज, मान लीजिए पहले 40-50% थी, तो वो घट के 15-20% पे आ गई। एट्रिशन रेशियो कम करने के लिए एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स में क्या पॉलिसीज देनी चाहिए, करनी चाहिए? मैं तो दूसरी बात कहूंगा आपको, आपका 5% एट्रिशन कम से कम होना ही चाहिए। मीडियोक्रिटी, कॉम्प्लिसेंसी, ये सब सेट इन होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, अगर वो 8-10% हो, 12% हो, तो आपका एक्सपीरियंस ब्रेन ड्रेन हो रहा है। एट्रिशन रेशियो कम करने के लिए एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स में क्या पॉलिसीज देनी चाहिए, करनी चाहिए? मैं तो दूसरी बात कहूंगा आपको, आपका 5% एट्रिशन कम से कम होना ही चाहिए। क्यों? देखिए, डायनामिक बिजनेस है ये। जो बिजनेस आप 10 साल पहले जिस ढंग से करते थे, वो बिजनेस आज नहीं है। आज और ज्यादा कंपेटिटिव है।
क्योंकि किसी भी काम को आप शुरू करते हैं, चाहे नया पहली बार काम शुरू करिए जो दूसरा किसी ने ना किया हो, दूसरा जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कॉपी करता है, तीसरा फिर आके उसको अटैक करता है, चौथा कोई आपको चैलेंजर आता है, और 2-3 साल बाद वो सारे बिजनेस एक जैसे दिखने लगते हैं उस प्रोडक्ट में। तो मीडियोक्रिटी, कॉम्प्लिसेंसी, ये सब सेट इन होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपको बॉटम के 5% आदमी हटाने ही चाहिए। आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का लेवल ऊपर तभी उठेगा अगर आप बॉटम रंग के 5% हटाएं और नए लीजिए। तो मैं तो नहीं इस बात को एक्सेप्ट करता कि एट्रिशन रेट कम से कम होना चाहिए। हाँ, अगर वो 8-10% हो, 12% हो, तो आपका एक्सपीरियंस ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो आप लोगों पर पैसा स्पेंड करते हो, उनको आपकी डोमेन नॉलेज देते हो और वो फिर जाता है, तो आपका ड्रेन होता है। 3-4-5% तक कोई तकलीफ नहीं है मेरे ख्याल से। Good evening, sir. What kind of initiatives would you normally recommend, entrepreneurs to normally take in terms of building entrepreneurs so that the business grows and it can be diversified also? Yeah, very good question. ये दैट्स व्हाट, इसीलिए मैं कह रहा था शुरू में शो के कि भाई आज ये नर्वस होने का दिन है मेरे लिए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न एक्सपीरियंस आदमी बोल सकता है। अदरवाइज बहुत जगह लोग बोलते हैं कि साहब एंटरप्रेन्योर माने से केवल एक कि वो बिजनेसमैन ही होना चाहिए, या अपना बिजनेस करने वाला को मतलब वो लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर। लेकिन आज जैसे आपने प्रश्न पूछा, तो एंटरप्रेन्योर कुछ भी, कोई भी हो सकता है। एक एग्जीक्यूटिव भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है, डॉक्टर भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है, एक टीचर प्रोफेसर भी एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है। मतलब आप एंटरप्रेन्योर के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। जो अपने काम को बाउंड्री लेस समझ के काम करे वो ही एंटरप्रेन्योर। और मैंने तो इसमें आते हुए मैं कुछ कर रहा था, जो आपके पास एम्प्लॉयज़ का अगर आप ठीक से आंकलन करेंगे, अगर उनको एनालाइज करेंगे, आपके पास एक प्रकार के लोग हैं जो होंगे डिट्रैक्टिव। आप उनको कोई भी काम कह दीजिए, वो बोलेंगे साहब ये तो नहीं हो सकता। काम सुनने से पहले ही बोलेंगे नहीं हो सकता। भाई कैसे, तो यार ये क्या बात कर रहे हो, तुम तनख्वाह लेते हो, कंपनी तुम्हारा ख्याल कर रही है, कुछ तो कभी तो किसी हाँ बोलने की सीखा करो, लेकिन नहीं करेंगे। एक डिट्रैक्टिव, दूसरे पैसिव। साहब बस उनको पता है कि कैसे सरवाइव करना इस सेठ के साथ, उनको इससे आगे नहीं करना। उनको दे हैव मास्टर्ड द आर्ट कि वो कैसे भी उसका चाहे चापलूसी करेंगे, कुछ करेंगे, वो सरवाइव करते, कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करते। तीसरे लोग जो है पार्टिसिपेटिव, जो कि जिनको आपने जो काम कह दिया वो करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। अपने आप से नहीं करेंगे, लेकिन आप जो काम कहेंगे उसको ठीक से बजा लाएंगे। उनको मैं कहता हूं, उनको पार्टिसिपेटिव लोग। उससे ऊपर जब आप ऊपर उठते हैं तो वो फिर कंट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं। आप भाग के वो खुद ब खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेंगे। आपकी डिस्कशन हो रही, मीटिंग हो रही, वो कहेंगे, अपने आप उठ के कहेंगे साहब ये मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। दे आर कंट्रीब्यूटिंग पीपल। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर टाइप का जो आदमी रहेगा वो जनरेटिव, उनको हम कहते हैं, वो खुद से जनरेट करते हैं। आइडियाज भी जनरेट करेंगे, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। अब ये क्या आप एंटरप्रेन्योर बना सकते हो क्या? आंसर इज यस, आप बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको, जैसे मैं हमेशा अपने लोगों को बोलता हूं कि फर्स्ट ब्रेक ऑल द रूल्स। उसके बिना आप एंटरप्रेन्योर क्रिएट नहीं कर सकते अपनी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जनरली आप क्या करते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन में आपको
अच्छा करना हो, आप क्या करते हैं जनरली? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ जी, टेक ए डिसीजन। लेकिन अगर कोई आदमी ठीक काम नहीं करता, आप उसको ज़्यादा ध्यान देते हो या जो आदमी आपका काम अच्छा कर रहा है उसकी तरफ ध्यान देते हो? जो नहीं करता उसकी तरफ। क्यों? नहीं, आपको उसको प्रोडक्टिव बनाना है, इसलिए उसकी तरफ ध्यान देते हो, ताकि उसकी जो कमियां हैं, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो हर कंपनी में होता है वो आइडेंटिफाई करता है, चाहे तीसरे महीने उनका एनालिसिस करे, चाहे 6 महीने में करे, चाहे साल में करे। वो कहेगा साहब इस आदमी का ये ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको ये चीज़ की ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि ये ठीक हो सके। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ब्रेक द रूल्स, स्पेंड मैक्सिमम टाइम ऑफ yours with the person who is the best performer. वो कैसे कर रहा है या कर रही है? हाउ आर दे परफॉर्मिंग? व्हाट आर दे थिंकिंग? व्हाट आर देयर टैलेंट्स? व्हाट इज हिज टैलेंट? उसको मैं किसे दूसरे के समझूं पहले तो, और फिर उसको दूसरे पर ट्रांसफर करूं। और जो बेस्ट परफॉर्मर है उसके साथ ज़्यादा टाइम गुजारूंगा, उसकी परफॉर्मेंस का लेवल वो खुद चैलेंज करके उसको और आगे लेके जाए, उससे और आगे लेके, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है। अब वो अगर आप पूरी ट्रेडिशनल भाषा में अगर कहें, जिसकी तकदीर में जान नहीं है, आप जान नहीं डाल सकते उसमें, कितना मेहनत कर लीजिए। When you hire people for key positions, for the topmost positions, क्या qualities invaluable है आपके लिए कि ये तो होनी ही चाहिए तो ही ये लोग इस पोजीशन पे हायर हो सकते ना, हैं? हायरिंग में मैंने भी बड़ी गलतियां की हैं, अभी भी कर देते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि जिस समय में आदमी आपके पास इंटरव्यू देने के लिए आया है या आई हैं, वो दे हैव टू इम्प्रेस यू, and you do get impressed sometimes, and you make wrong decision. उससे बचें। लेकिन एक्चुअल में अगर आदमी, मुझे अगर आप पूछेंगे, मेरे अपने हर एक संस्था के अलग अलग वैल्यू सिस्टम हैं। जो मेरे हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपके हों या तीसरे किसी के हों। उस संस्था के वैल्यू सिस्टम के हिसाब से आपको चयन करना पड़ेगा कि किस आदमी को आप क्या वेटेज देंगे ज़्यादा। जैसे कि मैं एंटरप्रेन्योरियल आदमी होगा तो उसको मैं ज़्यादा वेटेज दूंगा एट द सीनियर मोस्ट लेवल, लेकिन एक ऑपरेटिंग लेवल के ऊपर आप इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी को ज़्यादा वेटेज देंगे। तो अलग अलग जगह अलग चीज़ हो जाती है। सर, द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वी आर फेसिंग इज, हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, वेरी हाई परफॉर्मेंस है, बट उनका काम करने का तरीका कुछ इज़ नॉट सूटिंग द फर्म, बट उनको निकालने से डर लगता है बिकॉज बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो तरीका गलत है। तो इन लोगों को कैसे हैंडल करें? आपके क्लाइंट का क्या क्लाइंट मोटिवेशन? ही इज़ वेरी हैप्पी विद दीज पीपल, बट वी आर नॉट सर। नाम अगर आप क्लाइंट खुश है, मालिक खुश है, तो आप क्यों, मियाँ बीवी राजी तो क्यों बीच में काजी? सर द थिंग इज, सर हमने हमारा फर्म का नाम वाइट कॉलर रखा है, तो फर्म का नाम एग्जैक्टली कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ऐसे काम सो हाउ टू हैंडल सच पीपल? ये तो देखिए, शॉर्ट टर्म गेन की वजह से आपके क्लाइंट उसके अंदर बह रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं है। ये आपको अपने क्लाइंट को समझाना पड़ेगा और आपको उन आदमियों को हटाना पड़ेगा। इसका कोई दूसरा कोई बीच बिचाव वाला रास्ता कोई नहीं है। नॉट टू लुक फॉर शॉर्ट टर्म गेन, विच इज व्हाट दे आर लुकिंग एट, दैट्स व्हाई दे वांट टू सपोर्ट दीज पीपल। So, sir, they are fully with the firms. They are partners in the firms. Yeah, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन के लिए, क्योंकि they are achieving the goal by illegal or wrong means, वो लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा, किसी न किसी दिन खराब होगा। आप एडवाइस करते हैं भी? यस, मैं तो यही कहूँगा। सर, आज हर एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में
एक सबसे बड़ा चैलेंज है रिटेनिंग देयर की एम्प्लॉइज। भारतवर्ष की समस्या क्या है सबसे बड़ी? हम लोग अपना प्राइड खो चुके हैं, और यही बात लागू होती है आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर। अच्छे की एम्प्लॉयज़ विल स्टे विद यू इफ दे हैव प्राइड इन द ब्रांड, इन द कंपनी दे वर्क फॉर। Risk-taking ability is the cornerstone of entrepreneurship. How would you advise young entrepreneurs to assess and manage risk and take the big leap of faith? यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक तो रिस्क असेसमेंट करना एक बड़ा क्वेश्चन है। बहुत बार हमने देखा है कि वो रिस्क को पूरी तरह से असेस नहीं कर पाते, और क्योंकि रिस्क को असेस नहीं किया इसलिए वो फेल भी होते हैं, और इसलिए वो कुछ इवेंचुअलिटीज़ के लिए तैयारी भी नहीं कर पाते कि इस बिजनेस में मैं जब शुरू करूंगा तो ऐसी समस्या भी आ सकती है। उसको उन्होंने असेस नहीं किया, इसीलिए रिस्क असेस नहीं किया, और जब वो समस्या आ जाती है तो उस वक्त वो घबरा जाते हैं। बिल्कुल, मैंने यहाँ पे अभी 2008 के, बहुत दूर नहीं है, 2008 हमारा जो डाउनटर्न था, मैंने बड़े अच्छे मुंबई के बढ़िया करोड़पति बिजनेसमैन को मेरे कमरे में आके पूरे बच्चे की तरह से रोते हुए देखा, क्योंकि कभी डाउनटर्न देखा नहीं जिंदगी में। अच्छा ही अच्छा दिखता चला गया, कभी समस्या देखी नहीं। तो एंटरप्रेन्योर्स को क्या मैं कहता हूँ, जो एक्सपीरियंस यंग के लिए नहीं है, आप लोग भी जब नया बिजनेस करते हैं तो उसकी रिस्क असेसमेंट तो पूरी तरीके से सोच समझ के करना चाहिए। अब उसके लिए अगर आपको उस बिजनेस के लिए किसी दूसरे से भी सलाह करनी पड़े, कुछ करना पड़े, कोई कंसल्टेंट को भी, मैं तो कभी कंसल्टेंट को पैसा देने के हक में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर कभी कंसल्टेंट को भी देना पड़े तो करना चाहिए। और यदि कोई ऐसी स्थिति आ भी जाए तो मैं ये कहूँगा उस स्थिति में आपको यू हैव टू मेंटेन योर कूल, यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट सिचुएशन, बिकॉज फेल्योर टीचेस लॉट मच बेटर एंड फास्टर देन द सक्सेस टीचेस यू। उस समय में अगर आप अपना कूल रख के, अपना ठीक रख के, बिना घबराए अगर काम करेंगे, उस समस्या से निकल भी जाएंगे। अदरवाइज तो देयर इज नो, क्योंकि जो डर है ना, जो घबराहट है, वो मल्टीप्लाई होती है। जितना आप सोचते हैं उसके बारे में, इट मल्टीप्लाइज मैनी फोल्ड। बिना कहे, बिना जाने, शायद हम दूसरे प्रश्न पे पहुंच चुके हैं कि हम अपने बिजनेस को एक लब तक पहुंचने के बाद उसको आगे कैसे एक्सपेंड करें। शायद एचआर डोमेन से हम बिना कहे निकल चुके हैं। हम कोई बात नहीं, हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड बीइंग कॉम्प्लेसेंट, ये दोनों एडवर्स वर्ड है क्या? कि आज ये स्थिति है कि XYZ आदमी का वर्थ 5,000 करोड़ है, तो आगे जाके वो कॉम्प्लेसेंट वहां रहे या और कोई रिस्क ले और करता रहे, वो प्रोसेस पूरा डायनेमिक रहे। दिस इज द सिचुएशन ऑफ द डे। कल क्या है, परसों क्या है, और आगे क्या है, और क्या आगे। थैंक यू सर। यही है, देखिए, जहां आप कंप्लेसेंट हो गए, एक कुदरत का कानून है, कोई भी चीज स्टेटस को पे मेंटेन नहीं रहती। या तो वो आप सक्सेसफुल हैं, आप एक लेवल से चले, आप यहां पहुंच चुके, आपकी भी इच्छा होती है, आपकी बीवी की भी इच्छा होती है, आपके हस्बैंड की भी इच्छा होती है, यार बस बहुत हो गया ना, अब छोड़ो, क्यों इतना मारामारी करना। जहां पे वो ऐसी स्थिति सोचने में आ गए, वहां पे आप ऐसे आना शुरू हो जाएंगे और काम करते रहेंगे तो आगे चलते चले जाएंगे। तो स्टैटिक आप चाह के भी रह नहीं सकते, उस जगह पे नहीं रह सकते। आपने तजुर्बे किए होंगे, आप लोग सारे एक्सपीरियंस लोग हो यहाँ, कि जहाँ आपने ये सोच लिया कि अब बहुत हो गया, वहाँ पे वो नीचे आना शुरू हो गया। थोड़े दिन बाद अरे ये क्या हो गया, फिर आप उठ के फिर दोबारा शुरू कर देते, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो डायनामिक रहना पड़ेगा आपको, वह क्योंकि ये तो शेर की सवारी है, आप इससे उतर नहीं सकते एक बार चलने के बाद। सर, आज हर एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में
एक सबसे बड़ा चैलेंज है रिटेनिंग देयर की एम्प्लॉयज. सो ये जो की एम्प्लॉयज है, हाउ डू दे गेट इन्फ्लुएंस्ड सो दैट दे स्टे विथ यू फॉर लॉन्गर पीरियड? मेरा ख्याल से ये प्रश्न हमको कोई एम्प्लॉय से भी पूछना पड़ेगा, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर आपका ब्रांड, आपकी कंपनी की वैल्यू सिस्टम अगर अच्छा है, उनको आप प्राइड देते हैं. भारतवर्ष की समस्या क्या है सबसे बड़ी? हम लोग अपना प्राइड खो चुके हैं, और यही बात लागू होती है आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर. अच्छे की एम्प्लॉयज़ विल स्टे विद यू इफ दे हैव प्राइड इन द ब्रांड, इन द कंपनी दे वर्क फॉर, द वैल्यू सिस्टम दे वर्क फॉर, मोर देन मनी. और जो लोग आदमी पैसे की वजह से छोड़ के जाता है या जाती है, आपको उसके बारे में चिंता भी नहीं होनी चाहिए. जी. My question to you is, sir, for any business to expand, you have to keep innovating and generate new ideas. So, what is that? How do you generate your ideas, and how long do you hold on to an idea before you give it off? अपने दिमाग में उस आइडिया को, आइडिया के बड़े स्टेजेस है. एक आइडिया दिमाग में आया, किसी ने भी कहा कि ये काम कर लीजिए अच्छा है, या आपके अपने मन में आया. अब आपको कुछ हद तक उसके विषय में विचार करना, उसके बारे में जानकारी करना, क्या उस प्रोडक्ट की, उस बिजनेस की नीड है, क्या गैप है क्या आज अवेलेबल. जैसे कि हमने जब एसएल वर्ड शुरू किया मुंबई में, मैं तो मुंबई आया, आके एसएल पैकेजिंग लगाई थी. उसी प्रकार से एसएल वर्ड भी जब बनाया कि मुंबई में ना तो आदमी के पास ज़मीन है, ना उसके पास छत है, बेचारा फ्लैट में बीच में लटका हुआ है. खेलने करने कोई बच्चे के पास कोई जगह नहीं दिखी हमें यहाँ. एसएल पैकेजिंग अच्छी चल पड़ी थी, ये ज़मीन हमने खरीदी हुई थी, तो क्या करना चाहिए, गैप क्या है, डिमांड क्या है. अब गैप दिखा कि भाई ये एक अम्यूज़मेंट की जगह होनी चाहिए, इसलिए लगाया. वो गैप को, नीड को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उसके ऊपर चल पड़ना, तो कोई फिर समस्या नहीं आती है. फिर वो फेलियर का कोई चांस नहीं है. फेलियर का चांस तभी अगर एग्जीक्यूशन में वीकनेस हो. एग्जीक्यूशन की वजह से अच्छा आइडिया भी फेल हो सकता है. तो जैसा मैंने पहले कहा कि कब, व्हेन डू यू गिव अप? ओनली व्हेन यू से कि हाँ ये तो मेरे बस का अब नहीं रहा. व्हेन यू एक्सेप्ट द फेलियर, देन इट इज़ अ फेलियर, यू लीव द आइडिया. और वैसे आइडिया बहुत आते हैं, लेकिन आप सब पे तो काम नहीं कर सकते. मेरा ये सवाल है कि अगर मेरे बिजनेस में कोई इन्वेस्टर मुझे इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो एज ए इन्वेस्टर वो एंटरप्रेन्योर में क्या देखता है? आपकी कन्विक्शन देखता है. वो जो फंड लगाने वाला है, आप कितने कन्विंस्ड हो उस आइडिया के बारे में, आपको कितना भरोसा है उस आइडिया के बारे में. और उसके बाद वो देखता है कि आपको अपने ऊपर उसको एग्जीक्यूट करने का कितना भरोसा है. अगर आपको 100% भरोसा है तो वो आपके ऊपर भरोसा करेगा और पैसा लगाएगा. मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है अब तक. I wanted to know, how do you manage your time and stress? How do you de-stress? मेरा ऐसा मानना है कि जो आदमी बिजी होता है वो ही टाइम निकाल सकता है. दूसरा, जो इस समय में जो हैं उसको अगर ध्यान पे रखें, और तो आपका एक्शन भी डायनामिक होगा, सक्सेसफुल होगा, गलती की गुंजाइश नहीं होगी, कामयाबी मिलेगी. I wanted to know, how do you manage your time and stress? How do you de-stress? मेरा ऐसा मानना है कि जो आदमी बिजी होता है वो ही टाइम निकाल सकता है. दूसरा, यदि आप किसी तरीके से प्रेजेंट में रहना सीख लें तो स्ट्रेस नाम की कुछ चीज़ नहीं आती. समस्या हमारी कब आती है? हम या तो पास्ट की सोचते हैं या फिर फ्यूचर की चिंता करते हैं, इसलिए स्ट्रेस में आ जाते हैं. पिछली पुरानी बात याद करोगे तो रिग्रेट होता है, कह रहे ये नहीं किया होता तो अच्छा होता, ऐसा करते तो आज ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती. और जब दिमाग, क्योंकि बड़ा चंचल है, ये मन बहुत
बदमाश है, इसको कुछ देर नहीं लगती, कहाँ के कहाँ पहुँच जाता है। तो और फ्यूचर की बात करता है, अच्छा अगर मैं ये एमबीए करूं, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो नौकरी नहीं मिलेगी, या क्या करूंगा, फिर क्या करूंगी। एंग्जाइटीज होती है फ्यूचर के बारे में, इसलिए स्ट्रेस आता है। अगर प्रेजेंट में रहें, जो कुछ कर रहे हैं, जो इस समय में जो हैं, उसको अगर ध्यान पे रखें, और तो आपका एक्शन भी डायनामिक होगा, सक्सेसफुल होगा। जैसे कि आप सब सूरज से अगर लेके एक शीशे से अगर बिंदु पे डालेंगे तो कागज़ भी जला लें, कुछ भी जला सकते हैं, फोकस नहीं रहेगा। आज के इस समय में अगर हम रहेंगे तो हमारा एक्शन डायनामिक होगा, गलती की गुंजाइश नहीं होगी, कामयाबी मिलेगी मिलेगी। जी सर, आपकी सारी कंपनीज जैसे कि जी लीजिए या एसएल वर्ल्ड लीजिए या फन सिनेमाज लीजिए, सब अलग अलग फील्ड्स की है। तो हाउ डिड यू एंश्योर एक्सपर्टीज इन ऑल द फील्ड्स विच आर अनरिलेटेड? सो मतलब आपने मैन पावर को कैसे अपॉइंट किया, मैनेज किया, या किसी से पार्टनरशिप करके यू वेंट अहेड इन दोज एरियाज? देखिए, बिजनेस तो एक बिजनेस से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे ही हुआ है हमारे यहाँ। आज दिखने को हमको लगता है कि एक दूसरे का कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन अगर आप पूरा अगर देखेंगे बैकग्राउंड में, मैंने पीछे भी अपने कुछ इंटरव्यूज में कहा है कि वन थिंग लेड टू दी अनदर वन। और जिस काम में आप जाते हैं तो उस काम की डोमेन नॉलेज आ जाती है, आपको अवेलेबल भी होती है। उसके बाद अगर आप सीखना चाहे तो सीख खुद भी सकते हैं, सब कुछ हो जाता है। सर, विथ रिगार्ड्स टू की पोजीशंस एंड एचआर पॉलिसीज, शुरुआत से अब तक आपके कौन से पैरामीटर्स हैं जो कायम हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कौन से पैरामीटर्स हैं जो चेंज हो गए हैं? ये तो बदलते तो रहते हैं सर। तो कौन से बेसिक पैरामीटर्स हैं जो आप शुरुआत से अब तक लागू कर रहे हैं, और कौन से हैं जो अब शायद इतने फीजिबल नहीं है या इतने कंपैटिबल नहीं है आज के युग के मुताबिक? ऐसा है कि मेरे कुछ अलग अलग, क्योंकि डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस को हर एक सीईओ चलाते हैं और लोग दूसरे देखते हैं। हमने ऐसा नोटिस किया, सच्चाई है ये। एक हमारी कंपनियों में भी अलग अलग कंपनियों में अलग अलग कल्चर डेवलप हो जाते हैं। वहाँ का जो उसको लीडर जो है, उस लीडरशिप की क्या वे ऑफ वर्किंग है, उसके ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशन, संस्था बन जाती है। और सब एक तरह से नहीं चलता है। मैं जैसे कहता हूँ कि ब्रेक द रूल्स फर्स्ट, लेकिन लोग ब्रेक द रूल करने को तैयार नहीं करना चाहते, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अब जितने सीनियर लोग हैं, बल्कि वो ज़्यादा, जूनियर आदमी फिर भी एक्सपेरिमेंट कर लेगा, लेकिन जो 10, 20, 25 साल काम में लगा रहा है, उनकी जो धारणाएं बन चुकी है, वो बिल्कुल बदलना नहीं चाहते। जी, my question is, sir, कि you have to concentrate on your core business and make it expand. Your Excel Pro Pack is #1 in the world, so you have to keep on expanding your business, or when you have to diversify, when you have to diversify? ये तो देखिए, जब बिजनेस कामयाब है और वो ऑटो पायलट पे है, कोई संभाल रहा है, उसको आगे ले जा रहा है, आपने छोड़ दिया उस बिजनेस को, अपने आप चल रहा है, वो एक्सपैंड कर रहा है, आप उसको थोड़ी डायरेक्शन देते हैं, मंथली, क्वार्टरली, आपके पास टाइम है, और बिजनेस करिए। ये तो मैंने हमेशा जिंदगी में जब नया बिजनेस किया, जब मैं अनएम्प्लॉयड रहा, और अनएम्प्लॉयड तभी हो सकता है, जैसे हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को भी हम बोलते हैं बार बार कि भैया मेक योर सेल्फ रिडंडेंट, तभी आप आगे बढ़ोगे। इसी तरह से एक बिजनेस जैसे एसएल पैकेजिंग, जिसकी बात आप कर रहे हैं, इस कंपनी की पूरी कैपिटल वाइप आउट हो चुकी थी, क्योंकि जो कस्टमर ने, जिसने पूरी कैपेसिटी शुरू में लेने का प्रॉमिस किया 81 में, उसने बिल्कुल एक भी ट्यूब नहीं ली, तो 4 साल में वाइप आउट हो गई कैपिटल। लेकिन हमने विश्वास नहीं छोड़ा, भरोसा नहीं छोड़ा, और जब वो टर्न हुई तो उसका कोई भागने का स्पीड का कमी नहीं थी। जबकि आज
विश्व में कहीं भी कोई आदमी हो, जब भी कोई टूथपेस्ट पेस्ट करता है अपने ब्रश को, 35% लोग एसएल पैकेजिंग की बनी हुई ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा है। सो इसके साथ ही आई होप आई हैव बीन एबल टू गिव आंसर विच वर सेटिस्फैक्टरी एंड विच वर नॉट पॉलिटिकली करेक्ट. So thank you very much for giving me such a love and affection and attention to listen to. Thank you very much. You were a wonderful audience. Wonderful. Thank you. जर तुम्हाला डॉक्टर सुभाषचंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला SMS करा, DSC स्पेस द्या, तुमचं नाव टाईप करा आणि पाठवा 57575 वर. तुम्ही ईमेलही करू शकता dsc@zmedia.slgroup.com वर. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.